औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो पिछले हफ्ते पढ़ा था वो आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। कल हमने क्लास नहीं की थी क्योंकि कल मैं थोड़ी बिजी थी। तो आज इंशाल्लाह हमारी जो ज़का का सेक्शन है उसकी जो बाबुल ज़का थी यानी प्योरली ज़का, क्योंकि आगे फिर हम ज़कातुल फ़ितर वगैरह पे पर जाएंगे। तो आज हमारी उस सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, यानी लास्ट सॉरी उस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। और 500 नंबर तक हमने हदीस कर ली थी। आज हमारे पास वैसे तो 4 हदीसें हैं, लेकिन वो 4 हदीसें अच्छी खासी टेक्निकल सी हदीसें जो कि मुश्किल हैं। मुश्किल इस तरह से हैं कि नॉर्मली हमने बचपन से अपने घरों में अपनी अम्मी वगैरह को देखा होता है कि जेवर की ज़कात या पैसों की ज़कात एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इनिशियली जो शुरू की हदीसें थी जिसमें जानवर वाली थी वो ऑब्वियसली हमारे कंसर्न की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह जानवरों के ज़कात हम नहीं निकालते। लेकिन आज जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर हम प्राइमरीली 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। एक हम कवर करेंगे बिजनेस, जो गुड्स इन ट्रेड गुड्स जो होती हैं, माल तिजारत जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ज़कात हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर ख़जाना कहीं से निकल आए, जो कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल एक काम है लेकिन खुदाई के अंदर कहीं ख़जाना निकल आए तो उसके ऊपर क्या ज़कात होगी। इसके अलावा जो मिनरल्स और जो माइनिंग से कानों के अंदर से, यानी नॉट द ईयर्स बट द माइंस, कानों के अंदर से जो सॉल्ट निकलता है या सोना निकलता है या डायमंड की कानें होती हैं, हीरे वगैरह की ऑयल जो निकलता है, उसके ऊपर क्या ज़कात होगी। और एक हम जो है वो लॉस्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी की कोई चीज़ गुम गई है तो उसका क्या सिस्टम है। और कुछ मैंने मिसलेनियस टॉपिक्स भी डाले हैं एंड में, छोटे छोटे जल्दी क्विकली आपको कवर करने के लिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। 501 नंबर हमारी हदीस है आज। पीडीएफ्स में अपने आप खोल लें। 501 नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये पहली हदीस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी, ज़रा थोड़ी लंबी हदीस है। जैसे जब हमने एनिमल्स वाली की थी तो उसमें वो हमारी लंबी रूलिंग्स थी, इसमें बहुत लंबी नहीं है लेकिन डिटेल है काफ़ी। तो ज़रा ध्यान से दिमाग खोल के आज आपने ये लेक्चर सुनना है। पहली हदीस हमारे पास आ रही है समुरा बिन जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सामान्य तिजारत से ज़कात निकालने का हुक्म दिया करते थे। इसे अबू दाऊद ने कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुरानों को अब मैं रटवा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, लेकिन नए जिन्होंने ज़कात के लिए सेक्शन में ज्वाइन किया है उनको मैं ये दोबारा रिवाइज करा दूँ कि जो बुक है हमारी ये बुलुगुल मराम, इसमें आपको ज़ईफ़ अहादीस भी नज़र आएंगी। नॉर्मली ज़ईफ़ अहादीस का हुक्म ये होता है कि हम उनको फॉलो नहीं करते, हम उनसे फ़िकी रूलिंग डिराइव नहीं करते। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर जब इस बुक को कंपाइल कर रहे थे तो ये बड़े टॉप के मुहद्दिस और स्कॉलर हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि ज़ईफ़ हदीसों का हुक्म क्या है। लेकिन क्योंकि ये बुक ऑफ हदीस है, यानी इसके अंदर अहकामात जो हैं वो हदीस के ज़रिए हमें बताए गए हैं। यानी फ़िक़्ह ऑफ सुन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती है कि सुन्नत की हदीसों के अंदर से जो हम फ़िक़्ह की रूलिंग निकालते हैं वो है। तो हाफिज़ इब्न हजर ने बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि कुछ जो रूलिंग्स हैं वो हदीसों से निकल रही हैं, कुछ डायरेक्ट हमारे हमें पता है हम कुरान से निकलती हैं, लेकिन जो कुरान और हदीस के अंदर चीज़ हमें नहीं मिलती वो फिर मुख्तलिफ और सेक्शंस हैं फ़िक़्ह की रूलिंग्स डिराइव करने के, जिसमें इजमा आ जाता है उलमा का। इसके अलावा क़ियास आता है, एनालॉजिकल डिडक्शन जिसको कहते हैं। फिर सहाबा के जो एक्टिविटीज़ हैं या उनके आसार हैं उनके ऊपर भी बात होती है। तो हाफिज़ इब्न हजर ने, क्योंकि ये बुक ऑफ हदीस है, तो जहाँ पर वो अपनी कोई एक रूलिंग पेश करना चाहते हैं जो कि एक्चुअली हदीस में नहीं मिलती बल्कि वो हमें क़ियास में या इजमा में या बाकी जगहों से मिलती है, जो फ़िक़्ह की बाकी सेक्शंस हैं जहाँ से हम रूलिंग्स डिराइव करते हैं। तो क्योंकि ये हदीस की किताब है तो वो बजाय इसके कि वो अपना पर्सनल ओपिनियन दें या उलमा का इजमा उसके ऊपर पेश करें या सहाबा की एक्टिविटीज़ से वो बात बताएं, वो उस बात को हमारे तक ज़ईफ़ हदीस के थ्रू पहुंचा देते हैं। तो रूलिंग जो है वो प्राइमरीली हम ज़ईफ़ हदीस से नहीं ले रहे होते। लेकिन क्योंकि किताब हदीस की है तो बजाय इसके कि वो उसमें एक अलग से सेक्शन, डिफरेंट एक डोमेन ऐड करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बात हम तक पहुंचा देते हैं थ्रू वीक हदीस, ज़ईफ़ हदीस। और इसीलिए बुलुगुल मराम को टीचर के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स इसको टीचर के बगैर पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह कंफ्यूज हो जाएगा कि ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ से हम रूलिंग नहीं ले रहे, या तो वो गलत फहमी में चला जाएगा या फिर ये कि वो ज़ईफ़ हदीसों से रूलिंग लेना शुरू कर देगा। तो इस किस्म का मसला होगा। दैट्स वाई कि बुलुगुल मराम टीचर टू यानी टीचर स्टूडेंट के एक चेन के साथ, यानी हमने अपने टीचर से पढ़ा, उन्होंने अपने टीचर से पढ़ा, तो लिहाजा इसको टीचर के साथ पढ़ा जाता है। तो ये जो हदीस है इस ये वैसे तो ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन इस हदीस की जो रूलिंग है
है ट्रेड गुड्स के ऊपर बेसिकली, कि माल तिजारत के ऊपर जो ज़कात है वो लागू होगी। और इसके ऊपर प्राइमरीली जो हमारे चारों स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं इस्लामिक, यानी जो अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम मालिक रहीमुल्लाह अजमाइन जो हैं, इन चारों इमाम का इजमा है इस बात पे कि जो माल तिजारत है यानी जो ट्रेड गुड्स हैं उसके ऊपर ज़कात दी जाएगी। देयर इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो कि कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अथेंटिक, तो लिहाजा माल तिजारत पे ज़कात नहीं होगी। लेकिन वो बहुत एक आप समझे माइनॉरिटी ओपिनियन है, जो राजे कॉल है, राजे ओपिनियन है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो सपोर्टिंग एविडेंसेस मिलते हैं वो बेसिकली हमें सहाबा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे मिलते हैं, और जो डिफरेंट कुरान की जब हम तफसीर पढ़ते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ जो क्लासिकल स्कॉलर्स थे यानी बिल्कुल शुरू के जो मुजाहिद या उस लेवल के जो स्कॉलर्स थे, उनकी जब हम कुरान की डिफरेंट आयात की तफसीर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमें सपोर्टिंग एविडेंस इस चीज़ का मिलता है कि जो माल तिजारत है उसके ऊपर ज़कात दी जाती है। तो इस बेसिस के ऊपर अब हाफिज़ इब्न हजर ने ये सारी कहानी नहीं लिखी इसके अंदर, लेकिन उन्होंने ये ज़ईफ़ हदीस दे दी ताकि हमें जो टीचर है उसको पढ़ाते हुए ये रूलिंग याद रहे कि उसने ज़कात के सेक्शन में माल तिजारत के ऊपर भी डिटेल पढ़ानी है। ठीक हो गया? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो आपको समझ आनी चाहिए कि ट्रेड गुड्स होती क्या है। अब ट्रेड गुड्स का मतलब वैसे तो खैर अब हमें पता ही है कि ट्रेडिंग और ये ट्रेड गुड्स एक आसान सी टर्म बन गई है, लेकिन इसमें हर वो चीज़ इंक्लूड होगी जो कोई शख्स खरीदता है इस नियत से कि वो उसने आगे बेचनी है और उस पर प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब ये जो ट्रेड गुड्स हैं ये टॉफियों से लेकर गाड़ियों और रॉकेट तक, ये पूरी रेंज है, यानी आप सुई से लेके आप समझें कि रॉकेट तक की जो रेंज है वो सारी इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की आपकी ट्रेड गुड हो सकती हैं। हर वो चीज़ जो आप इस नीयत से खरीदें कि ये मैंने आगे बेचनी है और इस पे प्रॉफिट कमाना है, वो ट्रेड गुड्स कहलाती है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि दो दो सेक्शंस हैं जिनके अंदर फ़र्क समझना नॉर्मल डेली लाइफ में, क्योंकि देखिए मैं आपको बुलुगुल मराम इसलिए नहीं पढ़ा रही कि आप कोई बहुत बड़े जैसे साइंसदान होता है ना उस तरह कोई इस्लामिक आप स्कॉलर बन जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब क्योंकि पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उस लेवल पे पहुंचे। लेकिन प्राइमरीली इस जो क्लास है बुलुगुल मराम मेड इजी जो सेक्शन ये जो हमने स्टार्ट की थी उसका मकसद ये है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आज फिल वक्त में और आप जहाँ घर में बैठ कर ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो एक सिचुएशन है, हमारे इर्द गिर्द जो हम डेली रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें वो ज़कात या ये चीज़ें किस तरह कैलकुलेट होंगी। तो इस क्लास का प्राइमरी मकसद ये है कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपको इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना है कि बहुत सारे जैसे मैं कहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तफसीर या हदीस पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनको कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर उन हदीस और तफसीर को इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो अब चक्कर क्या है कि समझना आपने ये कि एक माल तिजारत है जो कि आपने इस नियत से खरीदा कि मैं इसको बेचूंगी और इस पे प्रॉफिट कमाऊंगी। ठीक है, ये ट्रेड गुड्स हैं। लेकिन एक फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त मैं और आप मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, आप शायद लैपटॉप या फोन्स के ऊपर ये लेक्चर सुन रहे होंगे। आपके हाथ में एक गैजेट है, आपके सामने एक गैजेट है, आपने ये गैजेट खरीदा अपनी ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल यूज़ की चीज़ है। ठीक है, अब ये गैजेट पुराना हो जाएगा, आपको एक नया मॉडल का फ़ोन या लैपटॉप चाहिए, या इसमें ग्लिच आना शुरू हो जाए तो आप उसको चेंज करने के लिए नया मॉडल लेना चाहेंगे या बेहतर मॉडल की तरफ जाना चाहेंगे, या ख़राबी वाले को आप कहेंगे कि अच्छा मैं इसको सेल करके दूसरा ले लेता हूँ पैसे थोड़े डाल के। तो ये जो सेल करना होगा ये माल तिजारत नहीं है, क्योंकि आप अपनी जो यूज़ की चीज़ है उसको बेच के एक नई चीज़ लेना चाह रहे हैं। तो जब आपने ये चीज़ खरीदी थी, आपने ये सोच के नहीं खरीदी थी कि मैं इसको बेच के इससे पैसे कमाऊंगा, आपने ये सोच के खरीदी थी कि ये मेरे इस्तेमाल की चीज़ है, मुझे ये लैपटॉप ये मोबाइल इस्तेमाल करना है। और जब ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको सेल कर देते हैं, अगर OLX पे लगा देते हैं, कहीं इधर उधर लगा देते हैं, किसी फ्रेंड से पूछ लेते हैं, उसको सस्ते दामों में बेच के हम उसमें थोड़े पैसे और डाल के अपने लिए नई चीज़ खरीद लेते हैं। तो ऐसी चीज़ माल तिजारत नहीं है। तो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं इस लैपटॉप जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे इस्तेमाल का है और कल को मैं इसका मॉडल अपग्रेड करना चाहूँ और मैं इसको बेचूंगी, तो ये मेरा माल तिजारत नहीं है, ये मेरी पर्सनल यूज़ की चीज़ है, मैं इसको बेचूंगी और बेच के उसके बाद उसमें पैसे डाल के नया मॉडल ले लूंगी। लेकिन अगर यही लैपटॉप्स का मैं बिजनेस शुरू कर दूं, यानी मेरा काम ही यही हो कि मैं लैपटॉप्स मंगवाऊं, खेप मंगवाऊं, ढेर सारे मंगवाऊं, बल्क में मंगवाऊं और सस्ती प्राइस पे मंगवा के, और मेरा मकसद ये हो कि मैंने अभी 10 लैपटॉप मंगाए और ये मैंने बेचने के लिए मंगाए, तो ये ट्रेड गुड्स होंगी। ठीक हो गया? तो ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़र्क नहीं समझ आएगा तो फिर आप
गलती करेंगे किसी को मशवरा देने में या अपने घर में भी गलत ज़कात कैलकुलेट करने में। सो पर्सनल यूज़ की चीज़ बेशक आप बाद में बेच दें, लेकिन क्योंकि खरीदी इस इंटेंशन से थी कि मेरे पर्सनल यूज़ की, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं और आप अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, जोड़े खरीदते हैं, ड्रेसेस लेडीज खरीदती हैं तो हम अपने पहनने के लिए खरीदते हैं, और वो क्योंकि हमारे पर्सनल यूज़ के ड्रेसेस हैं तो उस पर माले तिजारत ये नहीं लगेगा, लिहाजा वो ज़कात नहीं उन पे हमने देनी। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ख़वातीन बाहर रहती हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स को मैं ऐसी देखती हूँ कि जो बाहर रहती हैं यूके अमेरिका में, वो जब पाकिस्तान आती हैं तो वो बल्क में ड्रेसेस खरीद के लेके जाती हैं बाहर जाके, जो बाकी पाकिस्तानी उनकी गैदरिंग्स हैं उनमें सेल करने के लिए। तो वो माले तिजारत होगा, उन कपड़ों पे ज़कात होगी अगर वो 1 साल तक उनके पास पड़े रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि एक पर्सनल यूज़ की चीज़ पे ज़कात नहीं होगी, लेकिन जो माले तिजारत है वो उस इंटेंशन से खरीदी हुई चीज़ है जो कि आपने बेचने के और प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी है। इसमें अब 4 सिचुएशंस आती हैं। बेसिकली 4 सिचुएशंस को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे जो इवन रियल एस्टेट के अंदर भी जो सेल परचेज़ हो रही होती है वो समझ आएगी फिर। पहला सिनेरियो क्या होता है कि अगर आपने खरीदी चीज़, ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी लेकिन आपने उसको बेचने के लिए नहीं खरीदी। आपने उसको पर्सनल यूज़, जो मैंने अभी आपको बात समझाई है कि आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी, आपने उसको पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदी है। चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे वो आपका घर है, आपने घर खरीदा, आपने अपने रहने के लिए खरीदा है। आपने प्लॉट खरीदा और आपने ये सोच के खरीदा कि इस प्लॉट पे मैं घर बनाऊंगा और मैं रहूंगा या रहूंगी, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पर्सनल यूज़ की चीज़ है। तो इन सिनेरियो वन क्या है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और खरीदते वक्त ही आपकी नीयत ये थी कि मैंने इस पे घर बनाना है, या ये मैंने अपने चलाने के लिए गाड़ी खरीदी है, या ये मैंने अपने पहनने के लिए कोई भी चीज़ ली है। जैसे जेवर भी आपने लिया है तो मैंने अपने पहनने के लिए लिया है, बिजनेस के लिए नहीं लिया, ठीक है। तो ये इंटेंशन जो है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। जो आपने अपने पर्सनल इस्तेमाल, अपने रहने के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए चीज़ खरीदी है उस पर ज़कात नहीं होगी। सिनेरियो नंबर टू क्या है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने खरीदी ही इस नियत से कि ये मैंने आगे बेचनी है, और इसको बेच के मैंने जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है खरीद और फरोख्त का, उससे मैंने प्रॉफिट कमाना है। तो ये चीज़ माले तिजारत होगी और ये ज़कातेबल है, ठीक है। थर्ड सिनेरियो आपके पास ये आ जाता है कि आपने एक चीज खरीदी, इंटेंशन आपकी ये, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने घर खरीदा और आपने ये सोच के खरीदा कि अभी आजकल जरा प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन है तो ये मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि सस्ते दामों ये मुझे मिल रहा है घर, और जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मैं इसको बेच दूंगा। तो इंटेंशन क्या थी कि आपने खरीदा कि जब प्राइस बढ़ेगी तो मैं बेच दूंगी, ठीक है, इंटेंशन आपकी यही थी। लेकिन अब हुआ ये कि जब आपने मैंने आप मार्केट का वेट कर रहे हैं कि अब मार्केट की प्राइस बढ़ेगी तो मैं बेचूंगी, लेकिन मीनवाइल अब वो घर खाली पड़ा हुआ है, तो खाली पड़ा हुआ है तो आप सोचते हैं कि मैं जाके उसमें रहना शुरू कर देती हूँ क्योंकि चले अब खाली पड़ा हुआ है, जब प्राइस बढ़ेगी तो मैं बेच दूंगी। अब आप जाके उस घर में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आप रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पर्सनल यूज की चीज बन गई है, क्योंकि इंटेंशन आपकी यही है कि जैसी प्राइस बढ़ेगी मैं इसको बेच दूंगी। आपने इसी इंटेंशन से खरीदा था, बेशक अभी आप टेम्परेली उसके अंदर रह रही हैं जाके, लेकिन जब आपने प्राइस बढ़नी है तो आपने उसको फौरन सेल कर देना है। ऐसी की सिचुएशन में, क्योंकि इंटेंशन स्टार्ट में यही थी कि मैंने इसको बेचना है, जब भी प्राइस 2 महीने बाद बढ़ेगी या 2 साल बाद बढ़ेगी, इस केस में आपकी ज़कात लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेंशंस क्या है कि फाइनली मैंने इसको सेल करना है। सिनेरियो थ्री बी क्या है, इसका ऑपोजिट। आपने इस इंटेंशन से खरीदा था कि ये घर है बड़ा खूबसूरत है, सस्ता मिल रहा है, चलो खरीद लेती हूँ, मैं इसमें रहूंगी, ठीक है। आपने वो घर खरीद लिया, आपने उसमें रहना शुरू कर दिया। अब इंटेंशन क्या थी कि सस्ता मिल रहा है, मैंने खरीद लिया, मैं इसमें रहूंगी, ये बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा कम प्राइस में मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस में, मैं अपने रहने के लिए इसको खरीद लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो कुछ अरसे में कोई आपके बाहर से भाई आए या मामू आए और उन्होंने देख के कहा कि ये घर बड़ा जबरदस्त है, तो अगर तुमने ये 2 करोड़ का लिया है तो ऐसा करो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, तुम मुझे बेच दो। अब आपने वो घर भेज दिया। आपने अगर वो भेज दिया तो इस केस में यानी वो पैसों के ऊपर जो ज़कात होगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उस घर के ऊपर ज़कात, जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपने इंटेंशन ये की थी कि ये मेरा घर है, ये मैंने रहने के लिए लिया है, लेकिन अभी आप उसमें रह रहे थे तो किसी ने बड़ी अच्छी सी ऑफर कर दी तो आपने उसको बेच दिया। बिल्कुल इस लैपटॉप की एक एग्जाम्पल की तरह ये कहानी है ना, कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और लेट्स अज्यूम कि मेरी कोई फ्रेंड आती है और वो कहती है यार ये लैपटॉप बड़ा खूबसूरत है, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूंगी, तुम दूसरा ले लेना। तो मैं ये लैपटॉप उसको बेच दूंगी, लेकिन मेरी इंटेंशन इस लैपटॉप को खरीदते हुए ये नहीं थी कि मैंने ये बेचना है। ठीक हो गया। तो इस केस में उस पे ज़कात नहीं लग रही, यानी प्राइमरी जो सारी आपकी कहानी है ना प्रॉपर्टी और ट्रेड के अंदर, वो है आपकी इंटेंशंस की, आपने किस नियत से वो चीज़ खरीदी।
आपकी नीयत, और नीयत आपको पता है कि हमारे और अल्लाह ताला के बीच में है, वो हमारे अंदर होती है और अल्लाह ताला जानता है। तो अगर कोई शख्स झूठ बोले ज़कात बचाने के लिए, कहे कि नहीं जी मेरी नीयत तो ये नहीं थी ये थी, तो फिर वो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, क्योंकि अल्लाह ताला दिल में जानता है कि आपने किस नीयत से ली थी। फोर्थ जो हमारे पास इसमें सिचुएशन है वो बहुत रेयर सिचुएशन है, जिसके अंदर आपकी कंफ्यूज या इक्वल इंटेंशन हो। यानी डिफिकल्ट सिचुएशन है वैसे, कि आप इसको अपने लिए भी खरीद रहे हैं, लेकिन आप वो जो है वो बेचने के भी माइंड में है, यानी आप 50-50 के इंटेंशंस के साथ हैं। तो इस केस में जो रूलिंग है वो ज़कात की है, यानी ज़कात लगेगी। उसकी रीज़न ये है कि ज़कात का मकसद हमारे जो माल है, जो हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे माल में से उसको प्योरीफाई करना है और उसको ग्रोथ देना है, यानी अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। तो लिहाजा अगर आपकी इंटेंशन मिक्स है, 50-50 इंटेंशन है, जो कि रेयरली ऐसा होता है, बट अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर आपने ज़कात देनी है। ठीक हो गया। तो ये आपकी परचेज वाली सिचुएशन में चार पोजीशंस हैं जो हो सकती हैं, और इनमें आप देखें कि प्राइमरी जो ज़कात लगने ना लगने की कहानी है, वो आपकी जो शुरू की इंटेंशन है, यानी जब आपने वो चीज़ ली है उस वक्त आपकी क्या नीयत थी, उसकी बेसिस पे ज़कात लग रही है। ठीक हो गया। इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि माले तिजारत जो है उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल भी माले तिजारत काउंट होगा और फिनिश प्रोडक्ट भी। जैसे अगर मेरी कोई टेक्सटाइल की कंपनी है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री है मेरी, तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री में जो माले तिजारत है वो ऑब्वियसली मेरे जो सूट के थान बन रहे होंगे, जो मेरे लॉन के ड्रेसेस बन रहे हैं, वो माले तिजारत है ना, क्योंकि सेल परचेज तो वो फाइनल प्रोडक्ट की हो रही है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो उसकी ज़कात निकालूंगी वो सिर्फ मैं उसके कपड़ों की थानों की या प्रोडक्ट जो फिनिश्ड है उसकी निकालूंगी, बल्कि जो मेरा रॉ मटेरियल होगा, जो रुई या मैंने कॉटन मंगवाई हुई है या धागे, जो जो भी उसका प्रोसीजर है, यानी रॉ मटेरियल है, वो भी उसकी भी मैंने प्राइसिंग करनी है। यानी ज़कात जो है वो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट दोनों पे लगेगी, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट पे नहीं लगी। ठीक हो गया। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि माले तिजारत में रॉ मटेरियल भी। ठीक हो गया। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई बेकरी खोली हुई है, तो बेकरी में जो केक बिक रहे हैं वो ऑब्वियसली, खैर केक तो इतनी देर एक साल नहीं पड़े रहते, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिक रहे हैं तो आप उस पर तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो आपने पीछे लेट्स अज्यूम के चॉकलेट सिरप और इस किस्म की चीज़ें एक्स्ट्रा डालने के लिए मंगा के रखी थी, तो वो रॉ मटेरियल है, उस पर भी ज़कात लगेगी। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बेकरी की चीज़ों पे एक साल नहीं गुजरता इस तरह, मतलब केक तो आप एक साल नहीं रख के बैठे रहेंगे, तो इसलिए टेक्सटाइल की एग्जांपल बेस्ट है। या कोई मशीनरी है, गाड़ियाँ हैं फॉर एग्जांपल, अब गाड़ी है, जो गाड़ी फिनिश प्रोडक्ट है, गाड़ियों की फैक्ट्री है, तो उसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है गाड़ी, वो अगर आपकी ट्रेड गुड है, फाइनल प्रोडक्ट, तो इसी में जो गाड़ी के पीछे पार्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो टायर आ रहे हैं, चाहे वो उसका इंजन है, चाहे वो भी ज़कातेबल हैं। ठीक है, यानी रॉ प्लस फिनिश प्रोडक्ट दोनों पे ज़कात होगी। अच्छा, अब इसकी रूलिंग्स को जरा समझें। हमने कहा था कि ज़कात जो है वो आपने दो चीज़ों पे, कंडीशन ज़कात की दो हैं, एक निसाब है और एक हॉल है। ठीक है, यानी कितना टाइम गुजरा, 1 लूनर ईयर, और निसाब उसका कितना है। तो जो 1 लूनर ईयर वाली कहानी है बिजनेस गुड के ऊपर, वो कब स्टार्ट होती है? बिजनेस गुड के ऊपर 1 लूनर ईयर की जो आपकी क्लॉक है, वो एज सून एज, अब क्या होता है कि आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कहीं से आ रही है, जैसे आप लेट्स अज्यूम कि आपके भाई हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं चाहता हूँ बिजनेस शुरू करें, तो ये लो मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट। तो वो जो जिस दिन इन्वेस्टमेंट आपको हैंड ओवर करेंगे, अभी आपने कोई फैक्ट्री नहीं सेट हुई, अभी कोई आपका माल नहीं आया, लेकिन जिस दिन आपके पास वो इन्वेस्टमेंट आई, उस दिन से आपकी लूनर की जो 1 लूनर ईयर की क्लॉक है वो ऑन हो जाएगी। अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट आनी है तो उस इन्वेस्टमेंट जिस दिन आपके अकाउंट में आई, उस दिन से वो क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने माल से ही बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 लाख रुपए और मैं मेरे पास पड़े हुए हैं बैंक में, और वो वैसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अचानक से एक दिन सोचती हूँ कि अच्छा 20 लाख पड़े हुए हैं, तो ऐसा करती हूँ मैं इससे कोई बिजनेस ही कर लेती हूँ, और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं टॉफियों की फैक्ट्री लगा लेती हूँ। तो जिस दिन मैंने ये इंटेंड किया कि अब ये मैं बिजनेस कर रही हूँ, और मैं उस बिजनेस को फाइनल करके मैंने ये इंटेंशन की कि अब मैंने ये बिजनेस करना है, उस दिन से मेरा वो लूनर ईयर का क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई लोन लेना, हलाल लोन लेना चाहता है, किसी से कर्जे हंसना लेके काम शुरू कर रहा है, तो जिस दिन उसको लोन मिलेगा, जिस दिन उसकी पोजीशन में वो पैसे आएंगे उस बिजनेस के लिए, उस दिन से उसका वो 1 लूनर ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको लूनर ईयर की टाइमिंग पता चल गई कि बिजनेस के अंदर जब आपने इंटेंशन की और पैसे आपने अपने सेपरेट किए, या पैसे कहीं से आए, इन्वेस्टमेंट आई, या आपका लोन अप्रूव होके लोन आपके अकाउंट में आया, उस दिन से आपका 1 लूनर ईयर का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, पहली चीज।
दूसरी चीज ये कि आपके पास अब कितना लोन, अब हो सकता है कि किसी ने टॉफियों की फैक्ट्री लगानी है छोटे लेवल पे, बहुत ही एक कमरे के अंदर फैक्ट्री लगानी है, तो वो 1.5 लाख रुपए उसको रिक्वायरमेंट है। तो आपका निसाब कितना होना चाहिए? नहीं, अभी हमने पहले तो हॉल पढ़ा है ना कि 1 लूनर ईयर कब से होगा, अब निसाब कितना है? निसाब जो है वो हमेशा याद रखें कि पैसे के मामले में आपका जो सिल्वर 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर है उसकी प्राइस को निसाब लिया जाएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा था कि ज़कात का मकसद है गरीबों की मदद करना, गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने देना। तो 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की जो भी प्राइस है, जो पाकिस्तान में इस वक्त प्राइस है, वो तकरीबन 2 लाख समथिंग के करीब है। ऑब्वियसली वो प्राइसेस चेंज होती हैं, तो आप करंट प्राइस निकालेंगे जब भी आपने ऐसे करना है। और इंडिया में 80,000 के आसपास एक आपका निसाब बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो अगर उसने 85,000 रुपीज़ का लोन लिया है तो उसका निसाब हो गया, निसाब पे वो आ गया है। ठीक है, अब उसके ऊपर वो उसकी कैटेगरी जो कंडीशन नंबर 1 थी वो पूरी हो गई है। कंडीशन नंबर 2 क्या है ज़कात की? 1 लूनर ईयर पासिंग। ठीक हो गया, तो निसाब जो है वो हम सिल्वर की प्राइस पे ही लेंगे। और जैसे ही आपका जो लूनर वो ईयर है वो क्लॉक कंप्लीट होगी तो 2.5% जो है ना वो आपने ज़कात उस पैसे पे देनी है। और उस पैसे पे कैसे देनी है कि जो आपका बिजनेस है, यानी आपने उस बिजनेस में चाहे कुछ बेचा है या नहीं बेचा, लेट्स अज्यूम कि आपने कपड़े का कारोबार शुरू किया था लेकिन वो अभी कपड़ा 1 साल गुजर गया उस कारोबार पे, जो आपने पैसे जब आए थे आपके पास वहां से लेके अगले लूनर ईयर तक अब आपका कुछ बिका नहीं है, अभी माल बिका नहीं है और लॉस में चला गया है या माल एज इट इज पड़ा है, तो माल बिका है या नहीं बिका डजेंट मैटर। आपकी जो उस वक्त की करंट वैल्यू है उस माल की, उस माल की जो करंट वैल्यू है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने वो कपड़े आपकी फैक्ट्री में बने हैं, अब वो कपड़े की जो करंट प्राइस है उस प्राइस के ऊपर आप ज़कात निकालेंगे 2.5%। और अगर आपका माल बिका है और उस माल के ऊपर प्रॉफिट आया है तो फिर वो प्रॉफिट भी ऐड होगा। ठीक है, यानी आप अब दोबारा से मैं इसको बार बार करूंगी क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी आपको समझने में जरा कान खोल के समझनी और कान और दिमाग को खोल के पढ़नी और समझनी पड़ेगी। ठीक है, लूनर ईयर आपका कब स्टार्ट हो रहा है? जब जैसे ही आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट आई, पैसा आया, किसी ने इन्वेस्ट किया या लोन आपके आपने कहा था वो अप्रूव होके आपके हाथ में आपके अकाउंट में पैसे आ गए, या अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी अपने पर्सनल पैसे पड़े हैं तो आपने वो पैसे साइड पे किए या आपने कहा कि ये पैसे जो है ना ये मैंने इन्वेस्ट करने हैं अपने बिजनेस में, तब से आपका लूनर ईयर की क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड चीज जो है वो निसाब है। निसाब क्या होगा? निसाब आपने लेना है पैसे का हमेशा, क्योंकि पैसे से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना। तो निसाब आपका क्या है? 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की प्राइस, वो आपका निसाब है, जो कि मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान में बता दिया है। यूएई और सऊदीया और मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लें। 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की प्राइस आपका निसाब है। ठीक है, इस निसाब के साथ जैसे ही 1 ईयर आपका कंप्लीट होगा लूनर ईयर, तो आपने जो आपका जो करंट प्राइस है, जो रॉ मटेरियल है उसकी करंट प्राइस, और जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो उसकी करंट प्राइस, और अगर वो बिका है तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास प्रॉफिट भी आया, तो वो तीनों चीजें आपने डाल के इसका टोटल एस्टिमेट देना है। और एस्टिमेट का 2.5% जो है वो आपने ज़कात में निकाल देना है। ठीक हो गया, तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इन्वेंट्री जो है, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट फाइनल तैयार है उसकी आपने परचेज प्राइस पे नहीं आपने जाना, आपने उसकी जो करंट सेल प्राइस है, और सेल प्राइस भी लूट सेल वाली प्राइस नहीं लगानी, जो होता है ना कि मैं स्टॉक क्लियर कर रही हूँ अब क्लियरेंस सेल 70% ऑफ लगा दी, वो वाली सेल प्राइस नहीं लगानी आपने। जो एक एवरेज नॉर्मल आपकी सूटों की प्राइस होती है, हम क्योंकि टेक्सटाइल से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लेडीज को कपड़ों की बात ज्यादा समझ आती है, वरना ये यही चीज गाड़ियों पे भी लगेगी, यही चीज किसी और मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने उसकी जो यानी फॉर एग्जांपल अब मेरे पास पैसे आए 5 लाख रुपए, मैंने एक मुझे किसी ने दिए लेट्स अज्यूम के पहली रजब को। ठीक है, पहली रजब को मेरे मुझे किसी ने हमने प्लान किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे किसी ने इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट दी 5 लाख रुपए की पहली रजब को। इसका मतलब पहली रजब को जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट आई तो मेरा जो लूनर ईयर है उसकी क्लॉक स्टार्ट होगी। अब 5 लाख से मैंने क्या किया कि उसका रॉ मटेरियल मंगाया, साथ में मैंने उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग शुरू की रॉ मटेरियल की। ऑब्वियसली मैंने कुछ ना कुछ अपनी मशीनें मशीनें भी लगाई होंगी सारी, क्योंकि कपड़ा ऐसे नॉर्मली मशीन के बगैर तो नहीं बनता। तो वो जो मशीनें है, मैंने आपको ये बात बताई थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर ज़कात नहीं होगी क्योंकि वो मशीनें आपकी वो फिक्स्ड एसेट है ना, वो आपका वहां पर माल प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प कर रही हैं। तो आपके जो रॉ मटेरियल है, यानी आपने जो रुई मंगाई थी या धागे मंगाए थे, ठीक है, वो प्लस जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है, सूटों के जितने थान है,
उसकी यानी रॉ मटेरियल की जो आज की प्राइस है, पहली रजब लेट्स अज्यूम के साल गुजर गया, वापस आ गई, मैंने 100 जोड़े बनाए थे, उसमें से 20 मेरे बिक गए, उस पर मुझे प्रॉफिट भी हुआ, ठीक हो गया। तो ये जो मेरे पास रॉ मटेरियल है, प्लस जो मैंने थान नए बनाए, और जो थान बिके उसका प्रॉफिट, ये तीनों कैलकुलेट होगा। और जो रॉ मटेरियल की साल पहले प्राइस थी वो नहीं कैलकुलेट होगी, जो आज की उसकी प्राइस है वो आप लिखेंगे अपने खाते में। और साथ में जो सूटों की करंट प्राइस है, यानी साल पहले अगर एक सूट 10,000 का था और आज वो 12,000 का हो गया, तो आप 12,000 पर सूट की हिसाब लगाएंगे, ठीक है। और आपने वो जो समर ऑफ करने वाले सीजन की 70% ऑफ वाली सेल प्राइस है वो नहीं लगानी है, आपने उसकी जो रियल प्राइस है सूट की वो लगानी है, ठीक हो गया। तो ये देखें, ज़कात जो है वो इन्वेंट्री के ऊपर, ये थर्ड पॉइंट आपको, सॉरी मेरा कर्सर, थर्ड पॉइंट ये कि आपने जो ज़कात है वो करंट यानी परचेज प्राइस पे नहीं लगानी है, आपने उसकी सेल प्राइस लेनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम के मेरे ज़कात देने का टाइम आ गया, पहली रजब आ गई है, और मैंने जो है वो क्या करना है कि रॉ मटेरियल और जो मेरी फाइनल प्रोडक्ट है और इसके अलावा जो मैंने अपनी इस बिजनेस से कैश कमाया है, ठीक है, ये कैश, ये तीनों चीजें डल के यानी तीनों चीजों का हिसाब लिखी जाएंगी और उसका 2.5% देना है। प्लस इसमें एक और चीज क्या डलेगी, सॉरी एक्सक्यूज, एक सेकेंड। अच्छा, अब सिनेरियो वाइज समझे तो आपको समझ आएगी। पहली रजब से मेरा काम शुरू हुआ था, मतलब पैसे आए थे मेरे पास, मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, उसमें मेरे पास रुई भी है, मेरे पास तैयार कपड़ा भी है, और मैंने कुछ सूट बेचे थे, उसका प्रॉफिट भी मेरे पास है। ये तीनों चीजों का तो हिसाब आपने लगाना ही लगाना है। यदि अभी हम इस वक्त कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना कि मैं, लेट्स अज्यूम कि आज पहली रजब है, तो मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठी हूँ कि आज मैंने अब ज़कात निकालनी है, तो मैंने किस किस चीज़ का टोटल करना है, और 2.5% मैंने टोटल किस अमाउंट का निकालना है। तो मैंने सबसे पहले उसमें लिखा कि रुई मेरे पास जो है वो अब इतने किलो है इस वक्त, और या धागा जो है वो मेरे पास इतने किलो है, और धागे इतने किलो की करंट प्राइस ये है, वो मैंने लिख लिया अपने पास। प्लस जो मेरे पास सूटों के थान हैं इस वक्त पड़े, उनकी करंट प्राइस कितनी है वो मैंने लिख ली। प्लस जो मैंने थान बेचे उससे कितना प्रॉफिट मुझे आया, कितना पैसा आया मेरे पास, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। प्लस अब लेट्स अज्यूम के मेरे पास मेरा बिजनेस अच्छा चल पड़ा था, और मैंने कुछ अपने अच्छी जानने वाली सहेलियां थी जिनको कुछ कपड़ा उधार दिया, जो कि अमेरिका लेके गई और वो फिर बेचेंगी, वो अमेरिका में बेच के और मुझे पैसे भेजेंगी, ठीक है। या मेरी बहन को पैसे चाहिए थे, तो मैंने उसी बिजनेस में से थोड़ा सा लोन उसको दे दिया, जो कि मुझे पता है वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो मैंने उधार पे कपड़ा दिया हुआ है या मैंने लोन किसी को दिया हुआ है, हम वो भी, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में से ही गया है, तो वो भी मैं उस अमाउंट में लिखूंगी कि मैंने 2 लाख रुपए का कपड़ा जो है वो उधार दिया हुआ है, या मैंने 2 लाख रुपए लोन दिया हुआ है अपने बिजनेस में से। क्योंकि जो लोन दिया हुआ है वो है तो मेरे पैसे ही ना, वो किसी और के पास पड़े, तो लिहाजा वो भी मैं लिखूंगी। और ये जो टोटल होगा, यानी मेरे रुई के करंट रेट, मेरे जोड़ों के करंट रेट, मैंने जितना पैसा कमाया इस बिजनेस से प्रॉफिट, वो सारा कैश जो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, और साथ में जो मैंने किसी को उधार दिया हुआ है, वो सारी मैं क्वांटिटी लिखूंगी, इसका टोटल करूंगी, ये टोटल आएगा तो उसका 2.5% मैंने ज़कात देनी है, ठीक है। और अगर लेट्स अज्यूम कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास सारा जो कैश है वो मेरे सिस्टम में इन्वेस्ट हुआ हुआ है, मेरे पास बैंक में कैश नहीं पड़ा हुआ कोई भी, जो प्रॉफिट आया था वो भी मैंने आगे कपड़ा ही मंगाने में या मैंने रॉ मटेरियल मंगाने में इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास बैंक में कैश कोई नहीं है, तो मेरे लिए फिर ज़कात देने का मसला पड़ेगा कि मैं ज़कात कैसे दूंगी। तो उस केस में क्या होगा कि मैं, एक ऑप्शन ये है कि मैं अपना कुछ और माल अलग से बेचूं, और उससे जो कैश आए, यानी डायरेक्टली फैक्ट्री की ओनर होके मैं डायरेक्टली अपना माल किसी थर्ड पार्टी को बेशक भेज दूं, और उनसे जो पेमेंट आए वो मैं ज़कात में दूं। या अगर मेरे पास बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है कैश प्रोड्यूस करने का, तो फिर 2.5% जो मेरी ज़कात की अमाउंट है, उतनी वर्थ की जो प्रोडक्ट है वो मैं ज़कात में दे दूं, ठीक है। सो ये एक इसके अंदर ऑप्शन है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि अगर मेरे बिजनेस में से ये जो मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, अब वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस में मजीद पैसा आ रहा है, बिजनेस में मजीद ग्रोथ आ रही है और प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और जो मैंने कहीं पर कपड़ा भिजवाया था उसकी पेमेंट्स आ रही हैं, उसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा उसी बिजनेस से जनरेट होकर मेरे पास पैसा आ रहा है, तो लिहाजा अगर मेरी पहली रजब को ज़कात ड्यू थी और मेरे पहली रजब से एक दिन पहले मेरे पास 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए कहीं से प्रॉफिट आता है, तो अब ये मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये मैं 1.5 लाख रुपए मेरे पास जो पैसे आए ये तो इस पे साल गुजरा नहीं है, ये क्योंकि उसी प्रिंसिपल अमाउंट में से जो मैंने बिजनेस शुरू किया था उसी में से मेरे पास
एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है जो बेशक मेरी ड्यू डेट से एक दिन पहले आया है, तो ये मैं अपने निसाब में शामिल करूंगी। इसको मैं अलग से नहीं काउंट करूंगी कि ये तो पैसा मेरे पास कल आया है तो इस पे साल गुजरेगा तो मैं दूंगी, क्योंकि ये उस प्रिंसिपल अमाउंट में से ही पैसा वापस आ रहा है। सो लिहाजा ये मेरे निसाब में जो मेरी पहली रजब की ज़कात ड्यू है, उसके अंदर मैं ये पैसा जो एक दिन पहले आया है ये भी मैं डालूंगी, और फिर मैं उसका 2.5% निकालूंगी। ठीक हो गया। लेकिन ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। एक मेरा ये कि सिस्टम चल रहा है, मेरे सिस्टम में से पैसे आ रहे हैं, उसी बिजनेस में से आ रहे हैं, वापस उसमें लग रहे हैं, और ज़कात देने से एक दिन पहले मेरे पास उसमें से ही प्रॉफिट जनरेट होके आया है, तो इसको मैं निसाब के अंदर शामिल करूंगी और पहली रजब को अपनी ज़कात निकालूंगी। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि पहली रजब से 1 या 2 दिन पहले मेरे पास कोई नई मेरी सहेली है जो आके कहती है तुम्हारा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, तो ये लो 5 लाख मेरी तरफ से, और मैं 5 लाख तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। अब ये जो 5 लाख मेरी सहेली मुझे इन्वेस्ट करने के लिए लेके आई है, वो 5 लाख एक नई प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, ये एक अलग से आई है, ये मेरी ऑलरेडी मौजूद अमाउंट में से जनरेट नहीं हो रही। तो लिहाजा ये जो 5 लाख मेरी सहेली इन्वेस्ट करने के लिए लाई है, ये अब एक नई सेक्शन हो गया, और ये एक नया समझे इसका लूनर ईयर उस दिन जिस दिन मेरी सहेली ने इन्वेस्ट किया, उस दिन से इसकी क्लॉक स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। तो इसकी ज़कात जो है वो फिर हम पहली रजब को नहीं देंगे, इसकी ज़कात फिर हम अगले साल जब पूरा होगा फिर हम निकालेंगे, यानी ये एक अलग से इन्वेस्टमेंट आई है। या लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो बिजनेस था वो तो चल रहा था, लेकिन कहीं से मुझे मेरी इनहेरिटेंस कोई, कहीं से कोई दूर पार की बड़े दादा परदादा वाले लेवल की कोई जायदाद फंसी हुई थी, और जो क्लियर नहीं हो रहा था मसला, और वहां से फाइनली जो है वो मुझे कोई बड़ी अमाउंट इनहेरिटेंस की आ जाती है, और मैं कहती हूँ कि ये इनहेरिटेंस की अमाउंट आ गई और ये भी मैं बिजनेस में डाल देती हूँ, तो ये जो अमाउंट है ये एक और जगह से आ रही है, ये उस प्रिंसिपल अमाउंट में से नहीं आ रही। तो लिहाजा ये जो मेरे पास एक किसी रैंडम अलग जगह से अमाउंट आई है, इसका फिर जो लूनर ईयर है वो उस दिन से काउंट होगा जिस दिन वो मेरे पास आई है। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ आ रहा है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एक और बात इसमें आपने याद रखनी है कि बिजनेस जब शुरू होता है तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें फिक्स वाली भी होती हैं, जो फैक्ट्री, अब फैक्ट्री की बिल्डिंग है, अब मैंने अगर फैक्ट्री लगानी है कपड़े की तो मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, मुझे मशीनें चाहिए, मेरे पास टेबल कुर्सी वगैरह भी लगेगी, ऑब्वियसली मेरा एक ऑफिस बनेगा, ऑफिस में प्रिंटर भी होगा, ऑफिस में फैक्स मशीन भी होगी, और भी बहुत सारी मशीनें होंगी। सो लिहाजा वो जो मशीनें हैं या वो जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। ठीक है, ज़कात ऑन ट्रेड गुड्स का मतलब है कि जो आपकी माले तिजारत है, माल है, ये जो आपकी फैक्ट्री है ये माल नहीं है, इसको आप फैक्ट्री नहीं बेच खरीद रहे होते, आप फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये लिहाजा जो आपकी टेबल है, डेस्क है, प्रिंटर है, मशीन है, एलसीडीज हैं, इनके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। यानी आपकी जो ज़कात कैलकुलेट होगी एक साल के बाद, वो आपके रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स प्लस आपके जो प्रॉफिट आपने कैश एसेट्स हैं उस जो आपके बिजनेस अकाउंट है उससे रिलेटेड, यानी अभी हम क्योंकि बिजनेस की ज़कात कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्सनल ज़कात नहीं कैलकुलेट कर रहे, तो लिहाजा जो उस बिजनेस से जनरेट हुआ है कैश वो, और प्लस ये कि अगर आपने किसी को उधार पे माल दिया हुआ है या पैसे दिए हैं तो वो डेट्स जो आपके लोगों ने देने हैं आप उसको काउंट करेंगे और उसकी ज़कात निकालेंगे, लेकिन इसमें जो आपकी टेबल कुर्सी चेयर और जो आपकी मशीनें हैं उन पे ज़कात नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये गारमेंट फैक्ट्री के एग्जांपल से मैंने आपको ये बात समझा दी है। अच्छा, इसी तरह अब क्या है कि हम ये तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, कि प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, बट बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं उसमें आपका जैसे मैं हूँ, अब मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे बिजनेस में मैं कोई प्रोडक्ट तो बनाती या सेल, मतलब हम फार्मेसी वाली चीज़ को भी साइड पे रख देते हैं, लेकिन प्राइमरीली मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती, ना मैं प्रोडक्ट के साथ डील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है वो लेजर्स है और कंसल्टेशंस है और स्किन की डिजीज़ को डील करना है, इस किस्म की चीज़ें हैं। ठीक है। तो लिहाजा बहुत सारी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं, इसमें कार की रेंटल बिजनेसेस होते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि अकाउंटिंग वाली होती हैं, तो इनमें वो प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहे, उसमें तो वो सर्विस सेल कर रहे हैं। तो लिहाजा इसके अंदर कोई ट्रेड गुड है ही नहीं, तो ट्रेड गुड वाले चक्कर होगा ही नहीं। इसके अंदर ऑब्वियसली उस फर्म जो कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज कर रही है, या मेरे पास जो पेशेंट के ट्रीटमेंट करने से और उसकी कंसल्टेशन से पैसे आते हैं, तो लिहाजा वो एक नॉर्मल जैसे हम ज़कात पैसों पे कैलकुलेट करते हैं वो उसी तरह कैलकुलेट होंगी। तो इसलिए जो ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें ट्रेड गुड्स नहीं है, उनके लिए सिंपल जो उनका पैसा आ रहा है उसके ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर वो ज़कात कैलकुलेट करेंगे जैसे नॉर्मल पैसों पे होती है।
ठीक हो गया। और साथ में इसमें जो डेट्स हैं उनके पास, यानी अगर उन्होंने उधार किसी को दिया हुआ है, किसी का काम किया और वहां से पैसे आने हैं अभी, तो वो भी एक उधार है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उसका काम कर दिया और पेमेंट उन्होंने अगले महीने आपको देनी है। तो इस केस में फिर वो जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको और करंट जो आपके पास एसेट्स हैं उनको कैलकुलेट टोटल करके और उस पर 2.5% ज़कात निकालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अब एक लंबी हदीस थी। अब आ जाते हैं, आई होप कि ये वाली आपको हदीस क्लियर हो गई होगी। अच्छा, क्लास हम बेशक अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आप बियर करेगा आज, क्योंकि मेरे पॉइंट ये है कि हम इसको ख़त्म कर दें। अदरवाइज अगर हमने इसको थोड़ा सा भी छोड़ा तो फिर हमारा जो नेक्स्ट ज़कातुल फितर वाला सेक्शन है, वो मैं चाहती हूँ कि हर जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, वो एक सेक्शन को कंप्लीट करे, बजाय इसके कि मैं लेक्चर के बीच में दूसरा सेक्शन शुरू नहीं करती। 502 नंबर हमारे पास हदीस आ जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादनियात में खुम्स खम्स यानी पांचवा हिस्सा है। ठीक है। तो बेसिकली बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। और इसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही है, मादनियात की बात नहीं हो रही। बेसिकली उर्दू में इन्होंने इसकी जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी गलत की हुई है। ये खजाने की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेशन में मादनियात लिख दिया, क्योंकि मादनियात हम मिनरल्स को कहते हैं, तो मिनरल्स वाली हदीस आ गए। ये बेसिकली आपकी जो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है रिकाज का। रिकाज जो है वो कहते हैं ट्रेजर को, खजाना। ठीक है। तो ये अगर आपको, वैसे आजकल के ज़माने में ख़जाना नहीं मिलता, लेकिन लेट्स अज्यूम कि किसी को मिल जाए, तो क्योंकि होता भी है तो इसलिए उस पर पता होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ है ना, तो रिकाज जो है ये ट्रेजर को कहते हैं। और ट्रेजर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली जो स्कॉलर्स हैं वो उसकी डेफिनेशन देते हैं कि कोई भी ख़जाना जो कि ज़मीन में दबाया गया हो, ऑब्वियसली इंसानों की तरफ से दबाया गया हो। गोल्ड, आई थिंक जानवर तो नहीं दबा सकते खजाना, तो इंसानों की तरफ से दबाया गया हो, जिसमें कीमती अशिया हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई पुराने जैसे ये बहुत कदीम जमाने के सिक्के होते हैं, तो वो बेशक सिक्के होंगे चाहे लोहे के, तांबे के, लेकिन क्योंकि वो बहुत एंशियंट 2000 साल पुराने या 1500 साल पुराने हैं, तो इसलिए उनकी वर्थ एंशियंट, यानी आप समझे ना कि पुरानी चीज़ है तो इसलिए उसकी वर्थ है। जो कि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कीमती हैं, दबाई गई हैं ज़मीन के अंदर, सोने चांदी हीरे भी हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, प्रेशियस चीज़ हो सकती है जो बाद में खुदाई के दौरान निकले। ठीक है, तो ट्रेजर ये होता है। और ट्रेजर जो है उसके अंदर मजीद इन्होंने डिटेल स्कॉलर्स ने ये कही है कि ये ज़माने जाहिलियत की अगर कोई चीज़ है, यानी जो कॉइन्स निकले हैं उसके ऊपर आपको नजर आए कि जो, यानी क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ये बात हो रही है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने जाहिलियत की जो कॉइन्स वगैरह होते थे उसकी वो मार्किंग हो, और किसी नॉन मुस्लिम लैंड में निकले, मुसलमान नहीं हो उन लैंड में निकले जो कि मुसलमानों को बिलोंग नहीं करती हो, या सिविलाइजेशन से फार अवे जगह पे हो, यानी शहर के बीच में अगर खुदाई में निकलेगा तो उसकी रूलिंग डिफरेंट होगी। ये खजाने की जो रूलिंग है वो है कि दूर दराज एरिया, यानी बिल्कुल सुनसान कोई जंगल, कोई सहरा, कहीं समंदर के अंदर, जैसे टाइटैनिक और वो मुख्तलिफ किस्म के जो शिप्स होते हैं उसमें लोग जाके नीचे फिर डाइव करके बहुत 100-100 200 साल पुराने जो समंदर के अंदर डूबे हुए शिप्स हैं उसमें से निकालते हैं। तो लिहाजा जो ट्रेजर है, खजाना, वो पुराना कदीम ज़माने का होना चाहिए, करंट ज़माने का नहीं, और प्रेशियस होता है। और सुनसान जगहों पे, यानी जो किसी की प्रॉपर्टी ना हो, लैंड जहाँ पर सिविलाइजेशन ना हो, उससे दूर कहीं पर जो है वो दफनाया जाता है और वहां से वो बरामद हो। तो अगर तो आपको कोई ना कोई करीना, करीना कहते हैं क्लू को, यानी अगर आपको कोई उसका, यानी वो जो ट्रेजर निकला तो आपको कोई क्लू मिल जाता है कि ये ट्रेजर है, तो फिर तो आप उसके ऊपर जो रूलिंग ये 1/5 वाली है ये लगाएंगे, और इसको रिकाज कहते हैं। लेकिन अगर आपको क्लू नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, ये पुराने जमाने का है कि नई जमाने का है, तो फिर उसको आप ट्रेजर के तौर पे डील नहीं करेंगे, फिर आप उसको लॉस्ट प्रॉपर्टी के तौर पे डील करेंगे। और लॉस्ट प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्वियसली उसकी रूलिंग जो हम आगे अभी अगली हदीस के अंदर है, उसकी रूलिंग क्या है वो मैं आपको उसके साथ ही पढ़ाऊंगी। लेकिन ये कि हमें कोई ना कोई उसके अंदर क्लू होना चाहिए कि ये लॉस्ट प्रॉपर्टी किसी किसी मुसलमान की या किसी इंसान की प्रॉपर्टी जो बेचारे ने कहीं अपनी किसी से छुपाने के लिए दबा दी, वो नहीं है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पुराने जमाने का जो मर गए लोग और सदियों पहले जो कोई था, यहाँ पर आबादियां और बस्तियां थी, जैसे पुराने होते हैं ना खंडरात होते हैं, वहां पर लोगों ने रहना छोड़ दिया होता है, अबेंडन प्लेसेस होती हैं बिल्कुल, वहां पर अगर कोई दफन किसी ने किया और अब वो मूव कर गए लोग, अब वहां से हजारों साल हो गए हैं, सदियां गुजर गई हैं, लोग वहां से चले गए हैं और वहां पर वो दफन है। तो ऐसी जो ट्रेजर है, यानी उर्दू में हम खजाना कहते हैं, बड़ा आपको इजीली पता है कि खजाना क्या होता है। तो ये उसकी बात हो रही है। और खजाना जो है वो जैसे ही निकलेगा, यानी जिसने भी निकाला, तो वो खजाना रिकाज कहलाता है, और उसको
उसका 1/5 जो है वो कंपल्सरीली उसी वक्त निकाल के, यानी अगर 100 सिक्के आपको मिले हैं तो उसमें से आपने उसके 5 हिस्से करने हैं, और 5 हिस्से करके जो है वो, यानी 20-20 सिक्कों का आप अगर डिवाइड करें तो 2 5 10 होते हैं, ठीक है। सिंपल मैथ्स अगर लगाएं तो 100 सिक्के हैं तो 20-20 सिक्कों की ढेरी बनाएं, 5, और उसमें से एक सिक्के की ढेरी यानी 20 सिक्के आपने देने हैं जो चैरिटी के अंदर। अब इसकी रूलिंग क्या है? ये जो 1/5 है, यानी 20% इसको आप कहेंगे, 20% जो है ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी है। अगर हम देखें अभी तक जितनी हमने ज़कात पढ़ी है वो 2.5 से स्टार्ट होती है, और 5%, 10% के हिसाब से हमने पढ़ी है जो एग्रीकल्चर गुड्स पे थी, और ये 20% है। 1/5 जो है वो 20% बनता है। तो ये उसी वक्त इमिजिएटली जब खजाना आपके आता है तो आपने 20% उस खजाने का जो है वो बैतुल माल में, यानी जो मुस्लिम ट्रेजरी होती है उसमें देना है। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये ज़कात नहीं कहलाएगी, क्योंकि अब क्यों ज़कात नहीं कहलाएगी? ऑब्लिगेटरी तो है देना, लेकिन ये इसलिए ज़कात नहीं कहलाएगी क्योंकि ये आप बैतुल माल में जमा करा रहे हैं। ये मुस्लिम जो रूलर है उसकी ट्रेजरी में आप जमा करा रहे हैं, मुस्लिम जो कंट्री स्टेट है उसकी ट्रेजरी में। और ज़कात के लिए हमें पता है कि कुरान में जो 8 कैटेगरीज है वो फिक्स कर दी गई हैं, लेकिन बैतुल माल से सिर्फ वो 8 कैटेगरीज को सामान नहीं सप्लाई होता। बैतुल माल से जो मुसलमानों के वेल बींग के लिए पानी की सोर्सेज भी बन रही होती हैं, रोडें भी बन रही होती हैं, मदरसे भी बन रहे होते हैं, हॉस्पिटल भी बन रहे होते हैं। तो बैतुल माल जो है वो प्राइमरीली 8 कैटेगरीज को जो ज़कात की हैं, उनको सिर्फ अकोमोडेट नहीं करता, वो तमाम मुस्लिम स्टेट की वेलफेयर को अकोमोडेट करता है। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो 1/5 है वो आपने जो देना है, 20% जो देना है, ये ज़कात नहीं है। ये बेसिकली फ़ै या माल गनीमत जो है ये उस टाइप की एक चीज़ है। यानी ये उस तरह होती है जैसे अगर आपकी दुश्मन से जंग शुरू हुई, और दुश्मन जंग होने से पहले अभी आ ही रहा था, लेकिन वो आपको देख के भाग गया, दुम दबा के भाग गया, और अपना सारा माल नीचे, यानी जंग हुई नहीं, बस अभी वो रास्ते में ही आपकी दहशत से ही भाग गया और अपना सारा सामान रास्ते में फेंक गया। तो ये बेसिकली, क्योंकि माले गनीमत जो बूटी होती है वो तो वो होती है ना जो जंग जंग हुई, और जंग के बाद जब जो वो काफिर हैं वो जंग के बाद भागे, तो उन या उनको मुसलमान जीत गए, तो वो जो वॉर की आप समझें कि लेफ्ट ओवर्स होते हैं डिसबिलीवर्स के, उसको वॉर बूटी कहते हैं। तो ये जो फे होता है ये बेसिकली होता है जंग से पहले ही, कि वो छोड़ के भाग जाएं, तो उनका जो सामान, वो भी एक टाइप ऑफ माल गनीमत ही होता है। तो ये बेसिकली उसमें कंसिडर किया जाता है। और इसके अंदर, क्योंकि रिकाज के अंदर, ट्रेजर के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई निसाब भी नहीं है, यानी छोटे से छोटा भी अगर आपके पास 100 अशरफियों वाला निकला है तो उसमें भी देना है, और आपके पास टैंक भर के अशरफियाँ निकली हैं उसमें, या गोल्ड या डायमंड निकले हैं तो उसमें भी देना है। तो इसमें कोई निसाब भी नहीं है, और इसमें लूनर ईयर का भी चक्कर नहीं है, क्योंकि हॉल की भी कोई बात नहीं हो रही, जैसे ही निकलेगा आपने 1/5 देना है। तो लिहाजा इसलिए भी इसको ज़कात की कैटेगरी में स्कॉलर्स नहीं काउंट करते। ऑब्लिगेटरी है लेकिन ज़कात की कैटेगरी नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम फ़र्क है, प्लस ये कि इसमें निसाब और हॉल नहीं है। तीसरी फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है हदीस के अंदर, जस्ट ट्रेजर का वर्ड कह दिया गया। तो अब हमें पता है कि नॉर्मली जो हीरे जवाहरात होते हैं, हीरे और स्टोन्स होते हैं प्रेशियस, जो पर्सनल यूज़ के होते हैं, उस पर ज़कात नहीं होती, ट्रेड गुड्स वाले पे होती है, लेकिन पर्सनल वालों पे नहीं होती। तो लिहाजा अगर जो बैग ऑफ डायमंड्स भी निकला है, तो आपने डायमंड्स का, अगर किसी का कोई ट्रेजर के अंदर प्रेशियस स्टोन्स और डायमंड्स निकले हैं, तो उसका भी 1/5 उसने देना है, ठीक है ना। सो 1/5 जो है वो, क्योंकि एक तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 20% है, प्लस ये कि इसमें निसाब और लूनर ईयर का कोई नहीं है सिचुएशन, प्लस ये कि इसमें हमें पता है कि ये बैतुल माल में जा रहा है, 8 कैटेगरीज को नहीं जा रहा, और इसमें कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं है कि सोने चांदी या किसी और चीज़ की, इसमें जो भी निकला आपकी ट्रेजर के अंदर आपने उसका 1/5 देना है। ठीक हो गया। सो 1/5 आपने दे देना है, और 1/5 देने के बाद, यानी 20% देने के बाद, जो बाकी 80% है वो जिसको मिला है खजाना वो उसके पास रहेगा, वो उसका होगा, बशर्ते कि ये ना हो कि उसने किसी और की जमीन, पर्सनल लैंड पे से खुदाई करके वो खजाना निकाला है, क्योंकि जिसकी लैंड होगी खजाना उसी का होगा। अनटिल अनलेस के किसी को पता हो कि मेरी जमीन के अंदर खजाना है, और फिर वो किसी लेबर को बुलाए और उससे कह के खोदो, और वो लेबर को उसकी मजदूरी दे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपकी अपनी लैंड में निकला है, या किसी बिल्कुल ही सुनसान बेअबान जगह पे निकला है, तो वहां से 20% आप देने के बाद फिर 80% आपका होगा। लेकिन अगर लैंड किसी और की है तो फिर जो ओनर ऑफ लैंड है उसका ही वो खजाना, 80% उसका होगा, ठीक है। ये खजाने के ऊपर आपको डिटेल मिल गई। 503 नंबर हदीस हमारी छोटी सी है। 503 नंबर हमारे पास है अम्र बिन शुएब रहीमुल्लाह अपने वालिद से, और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खजाने के बारे में, जो किसी आदमी को वीराने से हासिल हुआ या मिला हो, फरमाया,
अगर तूने ये खजाना किसी आबाद जगह से पाया है तो इसकी तहकीक के लिए ऐलान करो, और अगर तुमने किसी गैर आबाद जगह से पाया है तो इसमें और मादनियात में पांचवा हिस्सा है। आ, इसे इब्ने माजा ने हसन सन्नत से निकाला है। तो बेसिकली अब इसके अंदर सिचुएशन क्या बताई जा रही है कि अगर आपको ट्रेजर मिला है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी गांव से मिला है, तो अब अगर किसी गांव से जहां पर लोग रहते हैं वहां से मिला है, तो पॉसिबल चांस ये है कि ये उस गांव में से किसी रहने वाले का अपना लॉस्ट प्रॉपर्टी हो। यानी हो सकता है कि दादा ने मरते हुए दबा दिया हो अपने पोते के लिए। अब पोता बड़ा हुआ तो उसको किसी ने बताया नहीं कि दादा ने दबाया था, तो हो सकता है वो दादा की प्रॉपर्टी पोते के लिए रही हो और उन्होंने उसको दबा दिया हो। जैसे हम सूरह काफ के अंदर जब पढ़ते हैं कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र जो थे, वो जब गए थे तो वो एक बच्चों की प्रॉपर्टी थी जो दफन थी वहां पर शहर में, और उसके ऊपर दीवार थी और फिर वो दीवार गिरने वाली थी। वो सारी स्टोरी आप लोगों को पता है। तो लिहाजा अगर शहर के बीचों बीच आपको कोई खजाना मिला है जहाँ पर आबादी है, सिविलाइजेशन है, तो दूसरा वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि ये लॉस्ट प्रॉपर्टी के तौर पे, यानी इसको लुकाता कहते हैं, उसके तौर पे इसको डील करना है। और वो जब आपके हाथ में आई प्रॉपर्टी तो फिर आपने 1 ईयर तक, 1 साल तक उसको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज कैसे करना है? आजकल के दौर में तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी ही होती है कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज शेयर करते हैं कि किसी की कोई चीज़ गुमी हो, या आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, या आप इर्द गिर्द वालों को कह देंगे कि मुझे फला, मुझे आप उसकी डिटेल नहीं बताएंगे कि क्या मिला, लेकिन आप कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की को घड़ी मिलती है तो आप कहते हैं ना, ऐलान करा देते हैं, अपने इर्द गिर्द बता देते हैं कि अगर किसी की घड़ी गुमी हो तो या फला जगह कोई चीज़ गिरी हो तो बताएं। तो फिर अगर किसी की कोई चीज़ गिरी होती है वो आके आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा। आप पूछेंगे अच्छा क्या चीज़ गिरी थी, वो कहेंगी घड़ी थी। आप पूछेंगे कैसी घड़ी थी, वो कहेंगे गोल्डन रंग की घड़ी थी। अब आपके पास जो घड़ी है वो ब्लैक कलर की है, तो आप कहेंगे नहीं जी सॉरी, ये तो वो नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह एडवर्टाइज कर देंगे, 1 साल तक उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर 1 साल तक आपको वो शख्स नहीं मिलता जिसकी प्रॉपर्टी वो है, जो हम क्योंकि लॉस्ट प्रॉपर्टी का ओनर ढूंढ रहे हैं ना, तो अगर 1 साल तक कोई बंदा सच्चा क्लेम करके और रियल डिटेल्स आपको प्रॉपर्टी की नहीं बताता, घड़ी की डिटेल या खजाने की डिटेल नहीं बताता, इन दैट केस वो जो प्रॉपर्टी है वो फिर जिसको मिली है वो उसकी हो जाएगी 1 साल के बाद। और क्योंकि वो 1 साल तक किसी की भी नहीं थी, ओनर तो मिल ही नहीं रहा था, तो लिहाजा 1 साल तक उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन जिस दिन वो आपको अगर मिली थी और आपने उसकी ओनरशिप ही नहीं, साल तक उसको क्लेम करने कोई नहीं आया, अब आपने साल के बाद उसको आपकी होगी वो चीज़, अब आपका लूनर ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप 1 साल के बाद फिर उसके ऊपर ज़कात देंगे। ठीक हो गया? सो बेसिकली क्योंकि 1 ईयर तक तो आप उसका ओनर ढूंढ रहे थे ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि अगर आपको जो विलेज है या जो सिटी है उसकी प्रेमिसेस के अंदर ट्रेजर मिले, तो आपने उसको लॉस्ट प्रॉपर्टी के तौर पे डील करना है और उसका ओनर ढूंढने की कोशिश करना है। लेकिन अगर आपको वो किसी सुनसान, दूर, किसी अनसिविलाइज्ड जगह जहाँ पर कोई सिविलाइजेशन का नामो निशान नहीं है, वहां से मिले, जो अनइनहेबिटेड विलेज का आप देखें इंग्लिश में ट्रांसलेशन दी हुई है, तो उसके अंदर 1/5 आप ज़कात के तौर पे देंगे। और वही हमने बात पीछे की थी कि 1/5 आपको ट्रेजर मिले किसी सुनसान जगह से, तो आपने 1/5 उसका जो है वो पे करना है बैतुल माल में। और जो 1/5 है वो 20% बनता है, और 80% जो है वो आपके अपने उसमें आएगा, पर्सनल बिलोंगिंग में आ जाएगा। और उसके बाद उस पर जब साल गुजरेगा तो आपके पास अगर वो प्रॉपर्टी मौजूद है तो आप उसका फिर ज़कात 2.5 के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक हो गया? 5 नंबर 4 लास्ट हदीस है। 5 नंबर 4 हदीस हमारे पास है हज़रत बिलाल बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा कबल लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कबलिया, कबालिया ये जगह है, उसके बारे में बात हो रही है। इसमें वाक़े कानों से ज़कात वसूल की। अबू दाऊद, कानों मतलब माइंस। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक सहाबी थे जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जगह थी कबालिया, ये यहाँ पर थोड़ी सी लैंड दी थी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन जब वो लैंड वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए डिग की तो उसमें से सोने चांदी की माइंस निकल आई। सो अल्लाह ताला की एक रहमत थी कि उनको दी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए दी गई थी, लेकिन उसके अंदर से सोने चांदी के ज़खायर निकल आए। सो लिहाजा उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी जो ज़खायर निकले उसके ऊपर ज़कात देनी है। तो ये जो हदीस है ये बेसिकली, अब जो पिछली हदीस थी जो हम पीछे दोनों हदीसें पढ़ के आए, वो ट्रेजर की है। ट्रेजर क्या चीज़ है? जो इंसान ने ज़मीन में दबाई, कीमती चीज़ जो इंसान ने ज़मीन में दबाई वो ट्रेजर है। ये हदीस बात कर रही है वो कीमती चीज़ जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में दबाई हुई है और उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। यानी
मिनरल्स और जो एक्सकवेशन करके हम मुख्तलिफ कीमती मादनियात ज़मीन में से निकालते हैं। तो जो ट्रेजर इंसान ने दफन किया उसको रिकाज का नाम दिया गया है, और जो अल्लाह ताला की नेमतें ज़मीन में दफन है ऑलरेडी और उनको हम निकालेंगे बाहर, उनको मादिन कहते हैं, जैसे मादिनियात। ठीक है ना। तो मिनरल्स जो हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, उसके बारे में ये हदीस बता रही है कि जो ज़मीन से आप अल्लाह ताला की नेमत को खोद के निकालेंगे बाहर, उस पर भी ज़कात है। तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि माइंस जो है वो मोस्टली जमीन के अंदर से बात हो रही है। ये मैंने आपको पहली बात बता दी कि ट्रेजर वो है जो लोगों ने दबाया है, और जो मिनरल्स हैं ये वो हैं जो उसका ऑपोजिट हैं, और ये वो है जो अल्लाह ताला ने दबाया हुआ है, ख़जाने हैं ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से। इसको लोगों ने नहीं दबाया, और ये फिर हम एक्सकवेट करके निकाल रहे होते हैं। इस हदीस के अंदर जो है ना वो कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कितने परसेंट इस सोने चांदी का जो ढेर था या ज़खायर थे उसके ऊपर कितने परसेंट का। तो अब इसके अंदर जो जमीन में से बाहर निकल रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें हमारे पास सोना हो सकता है, चांदी है, यूरेनियम हो सकता है, तांबा हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, नमक जिसको कहते हैं, तेल है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, डायमंड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास बेहतरीन किस्म की माइंस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें एक्सकवेट होती हैं। इवन जो हमारी नेचुरल गैस है वो भी ज़खायर है ना ज़मीन से, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और हम निकालते हैं उसको, फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं ये ये मादिन वाली कैटेगरी में ही आएंगी। अब इसमें जो है वो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स का, यानी जो जो हमारे इस्लामिक स्टूडेंट्स के हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली हैं, इनके अंदर डिफरेंस है स्कॉलर्स का ओपिनियन का। तो जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो गोल्ड है और सिल्वर है, ये जो सोने और चांदी की जो कानें होंगी, उसमें जो निसाब है वो वही होगा जो सोने और चांदी का, यानी 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, वही होगा उन कानों में से जो निकलेगा। ठीक है। और बाकी जो मिनरल्स है उनका निसाब नहीं है। एक ओपिनियन ये आता है। फिर कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो क्योंकि निसाब भी हमें इसमें मेंशन नहीं हो रहा हदीस के अंदर, प्लस हमें इसका परसेंटेज भी मेंशन नहीं हो रहा, तो निसाब के ऊपर कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर का वही रहेगा और बाकियों का निसाब नहीं है, जो निकलेगा उसी के हिसाब से उस पे आप ज़कात देंगे जितना भी निकल रहा है। अच्छा, फिर ज़कात की परसेंटेज कितनी है उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसको ट्रेजर की तरह, क्योंकि ज़मीन में ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़जाना है, इंसान का नहीं है लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इसको 20%, 150 देना चाहिए। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये ज़मीन की पैदावार की तरह है, इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तरह डील करना चाहिए, तो इसका 10% देना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जैसे गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस हैं उस पे जो हमारी ज़कात है सोने और चांदी पे वो 2.5% लगती है, तो इस पे जो परसेंटेज है वो 2.5% ही दे दें। तो इसमें बेस्ट ओपिनियन यही है कि जो जिस मुल्क के अंदर है और उस मुल्क के अंदर जो भी फिकी जो इस्लामिक जो मज़हब है वो फॉलो किया जा रहा है, उसकी जो रूलिंग्स हैं, या जो उस मुल्क के अंदर जो शरई आपका जो भी, जैसे पाकिस्तान है उसमें हनफी फिक फॉलो होता है, तो फिर यहाँ पर जो ऑब्वियसली जितनी भी ये रूलिंग्स हैं या जो आपके काम चल रहे होते हैं ज़कात या शादी ब्याह के और मुख्तलिफ मामलात, वो हनफी फ़िक के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। तो बेस्ट इसमें यह है कि आप जिस भी मुल्क में हैं वहाँ पर जो भी मज़हब राइज है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि उसको परसेंटेज 20% जानी है, 10% जानी है, या 2.5% जानी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक और बात आपने याद ही रखनी है कि अगर तो वो जो माइंस हैं वो गवर्नमेंट, मुस्लिम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं, तो फिर गवर्नमेंट की चीज़ पे तो ज़कात नहीं होगी, क्योंकि ज़कात जानी ही ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास, यानी गवर्नमेंट के थ्रू वो चली जाएगी बैतुल माल के थ्रू गरीबों तक। तो इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट की लैंड है, तो वो आप मुस्लिम स्टेट जो है वो खुद ही उसको मैनेज करेगी। उसमें ऑब्वियसली वो ज़कात निकाल के किसको देंगे, उन्होंने खुद ही मैनेज करनी है। जैसे हमारे बैंकों में से भी जब ज़कात कटती है तो महकमा औकाफ में जाती है, महकमा औकाफ वाले मेक श्योर करते हैं कि उन्होंने आगे पे करना है, तो उसमें किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट तो होती नहीं है, डायरेक्ट इदारों की इन्वॉल्वमेंट होती है। लिहाजा अगर मुस्लिम कंट्री की प्रॉपर्टी है वो माइन स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो फिर उसमें ज़कात नहीं होगी, क्योंकि वो सारी जो उसमें से प्रॉफिट आ रहा है वो मुस्लिम वेलबींग के अंदर ही जा रहा है। लेकिन अगर वो किसी प्राइवेट फर्म की प्रॉपर्टी है, यानी अगर कोई ऑयल के लिए किसी फॉरेन फर्म को टेंडर दिया हुआ है और वो उसको उनको कहा था कि ढूंढो, ठीक है, और ऑयल निकल आया, या उनको कहा था कि ढूंढो, एक्सकवेट करो, और वहां से गोल्ड निकल आया, सो अगर वो प्राइवेट फर्म्स हैं तो फिर उसके अंदर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उसमें वो फर्स्ट टाइम रिकाज देंगे 1/5, और फिर ऑनवर्ड, क्योंकि वो उस जो भी यूरेनियम है, कॉपर है, नमक है, जो भी है, इसके साथ क्योंकि ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, उसको बेचेंगे ऑब्वियसली निकाल के, और क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उसके ऊपर 2.5% देंगे। तो प्राइमरीली आप ये समझें कि ये जो मिनरल्स वाली चीज़ है इसमें जो
कंट्री है उसका जो अगर वो हनफी फिक को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो हनफी पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे। अगर वो मालिकी फिक को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो स्टेट का मजहब है जो वहां पर, उसके हिसाब से जो भी रूलिंग है, क्योंकि इसमें फिर हनफी और इनमें डिफरेंस ये इस तरह भी आ जाता है मुख्तलिफ के। जो हनफी फिक है उसके अंदर वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें फायर से मेल्ट की जा सकें, यानी प्राइमरी गोल्ड और सिल्वर जो है उसके ऊपर ज़कात होगी। और जो आपके हम्बली हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ जो जिससे इंसान फ़ायदा उठा सकता है उस पर ज़कात होगी। फिर जो इसी तरह आपके शाफ़ी होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ सोना चांदी पे होगी। तो ये ज़रा थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और क्योंकि हर एक के अपने अपने दलाइल हैं तो इसमें बेहतर ये है कि आपका जो स्टेट का मज़हब है उसी की रूलिंग्स के ऊपर चला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली वही चीज़ इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक हो गया। सो ये हमारी 504 नंबर हदीस पूरी होगी। अब हम 10 मिनट तकरीबन मैं आपके और लूंगी, क्योंकि मैं आपको मिसलेनियस सिनेरियोज पढ़ाना चाहती हूँ। ये 5 सिनेरियोज हैं जो कि हमारी हदीसों में कवर नहीं हुए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये पढ़ लें। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, ठीक है, यानी ज़कात, इफ़ यू हैव गिवन मनी एज लोन, आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगी, क्योंकि हमारा ज़कात का चैप्टर ख़त्म हो रहा है, अब हम आगे ज़कात फ़ितर पढ़ेंगे, तो इसलिए ये सिचुएशन जानना ज़रूरी है। आपने पैसे उधार दिए हुए हैं। अब इसके अंदर दो तरह की सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि आपने पैसे उधार दिए हैं और पैसे आपको एक फिक्स्ड टाइम के लिए आपने नहीं दिए, यानी आपने किसी को उधार दिए हैं और अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप लेट्स अज्यूम कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आपने दिए हैं, कोई फाइनल नहीं हुआ कि 2 साल में देने हैं या 2 महीने में देने हैं, क्या चक्कर है। तो आप क्या करेंगे कि आप उन आंटी को जिनको भी आपने उधार दिए हैं, जिसको भी दिए हैं, उससे आप हर, यानी जब आपने आपकी ज़कात ड्यू है तो आपने हर लूनर ईयर पे जाके अपने पैसे मांगने हैं। अगर तो वो पर्सन आपसे एग्री कर लेता है, यानी आपको पता है कि वो कह रहा है कि मैं आपको साल 1.5 साल में दे दूंगा, और आपको पता है कि वो अच्छा है पर्सन, वो आपको पे बैक कर देगा, तो फिर आपको ज़कात हर लूनर ईयर के ऊपर पे करनी है। ठीक है, 2 साल के ऊपर अगर बात हो रही है और 2 साल में दोनों सालों की आपने ज़कात देनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली आपकी अमानत टाइप है, एक तरह से आपके पैसे हैं जो उसके पास पड़े हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके पास गए मांगने के लिए और उसने आगे से कह दिया कि मैंने तो तुमसे लोन लिया ही नहीं, या मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो ऐसे केस में ये आपके पैसे ऐसे समझे जाएंगे जैसे गुम हो गए। इसके ऊपर आप ज़कात नहीं देंगे। और अगर बाय चांस जिंदगी में उस शख्स के पास पैसे आ गए और उसने आपको वो पैसे वापस कर दिए, यानी आप बिल्कुल होपलेस हो गए थे कि अच्छा ये तो अब जो मैंने उधार दिया है ना ये वापस नहीं आएगा। अगर आप होपलेस हो गए थे तो आप समझेंगे ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपके पैसे खो गए, लूट लिए गए। ठीक है, तो इस पे आपने ज़कात नहीं देनी। ऑल्दो कि आपने उधार दिया हुआ था, लेकिन उस बंदे ने आपको या तो इनकार कर दिया कि मैंने तो लिया ही नहीं, कोई सबूत लेके आओ, और आपके पास सबूत नहीं है, आपने तो प्यार मोहब्बत भाईचारे में दिए थे। या वो शख्स कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो हैंड टू माउथ हूँ, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कोई जरिया ही नहीं है तुम्हारे पैसे वापस करने का। तो इस केस में आप समझेंगे कि ये पैसे गए और आप इस पे ज़कात नहीं देंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम कि वो बंदा नेक शरीफ था और 5-6 साल के बाद उसकी नौकरी लग गई, उसके बाद पैसे आ गए, उसने 5-6 साल बाद आपको पैसे वापस किए। इस केस में फिर आपने वो 5-6 साल की ज़कात नहीं देनी, आपने सिर्फ उसके ऊपर 1 साल की ज़कात दे देनी है, दैट्स इट। ठीक है, ये सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 2 क्या है, अगर आपने खुद लोन लिया हुआ है, आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 लाख रुपए थे और मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने जो है वो उधार ले लिए। ठीक है, अब जो 4 लाख मेरे पास थे वो हमने ये बात की थी कि 2 लाख तकरीबन हमारा निसाब है चांदी की प्राइस के हिसाब से, तो 4 लाख मेरे पास थे, साल उस पर गुजरा, तो मेरी अब डेट आ गई ज़कात की। अब 4 लाख जिस दिन मैंने ज़कात देनी थी, मेरी पहली रजब की डेट थी ज़कात देने की, तो मैंने उससे 4 दिन पहले जो है वो किसी फ्रेंड से 1 लाख रुपए लोन ले लिया। ठीक है, अब बहुत सारे जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफिस के अंदर हैं, मज़ाहिब हैं, वो आपको कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अब तुम 4 लाख में से, क्योंकि 1 लाख तुमने लोन लिया हुआ है तो तुमने वो उधार वापस करना है, तुम्हारे वो खर्च हो गए उधार वाले पैसे, तो 4 लाख में से तुम 1 लाख माइनस करोगे और 3 लाख पे ज़कात दोगे। तो ऐसा नहीं है, आपने ज़कात को अलग समझना है और लोन को अलग समझना है, इन दोनों को खिचड़ी नहीं पकानी है आपने। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी ज़कात की डेट ड्यू है, यानी कल अगर मेरी ज़कात की डेट ड्यू है, तो मैं 4 लाख पे ज़कात दूंगी, और उसके बाद जो मेरे पास पीछे बचेंगे उसमें से अगर मैंने डेप्ट अपना वापस करना है, डेट, तो मैं वापस करूंगी। लेकिन अगर मेरी ज़कात की डेट नेक्स्ट मंथ है
और कल मेरी उधार वापस करने की डेट है, तो मैं पहले उधार वापस करूंगी, और जो पीछे अगर बचते हैं पैसे, अगर वो निसाब से ऊपर रहेंगे तो मैं उस पर ज़कात दूंगी, वरना मैं उस पर ज़कात नहीं दूंगी। ठीक है। यानी जो डेट आपकी पहले पड़ रही है, अगर आपकी लोन रिटर्न करने की डेट पहले है तो आप लोन रिटर्न करेंगे, और ज़कात अगर आपका वो उसके बाद लोन रिटर्न करने के बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है तो ज़कात देनी ही नहीं है। अगर लोन रिटर्न करने के बाद भी निसाब से ऊपर पैसे बचते हैं तो फिर जितने पैसे बचते हैं उस पर ज़कात दे दें। और अगर आपकी ज़कात की डेट पहले पड़ रही है तो आप ज़कात की डेट के हिसाब से ज़कात निकालेंगे, चाहे आपके पास लोन के पैसे क्यों ना पड़े हों। आपके पास जो हैं, जो साल गुजर गया जिस पे, अगर आपने लेट्स अज्यूम कि किसी से साल पहले पैसे लिए थे और उसमें से कुछ पैसे बचे हुए जो आपने उधार लिए थे और इस्तेमाल किए, और कुछ पैसे बचे हुए पड़े हैं और उस पर साल गुजर गए, तो वो भी अब आप अपने निसाब में डालेंगे, उस पर भी ज़कात देंगे, क्योंकि वो किसी और का माल आपके पास साल से पड़ा हुआ है, आपके पास वो सेविंग में मौजूद है। क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेक्टर्स को भेजते थे ज़कात कलेक्ट करने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कलेक्टर्स होते थे वो लोगों से जाके ये नहीं पूछते थे कि ये माल तुम्हारा है या तुमने उधार लिया हुआ है। वो उनसे जो भी माल उनको नजर आ रहा होता था, भेड़ बकरियां या जो भी चीजें, वो उस पर उधार ज़कात निकाल लेते थे। ठीक है। तो इसलिए आपने, अगर आपके ऊपर उधार है किसी का, आपने किसी के पैसे देने हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है, आपने कोई माइनस प्लस कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि पहले ज़कात की डेट आ रही है या पहले उधार वापस करने की डेट आ रही है। अगर उधार वापस करने की डेट आ रही है तो उधार वापस करें, पीछे पैसे अगर आपके उधार देने के बाद निसाब बचता है तो जो निसाब बच रहा है उसके ऊपर ज़कात दें। अगर निसाब से नीचे चले गए तो कहानी वैसी खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी ज़कात की डेट आ रही है तो पहले ज़कात निकालें, ज़कात निकालने के बाद, क्योंकि ज़कात इटसेल्फ अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है और गरीबों का राइट है, और जो आपने पैसे किसी से लिए हुए हैं वो उस शख्स का राइट है, तो दोनों ही राइट हैं, दोनों ही हक हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक हक के चक्कर में आप किसी दूसरे का हक मार लें। ठीक है। तो इसलिए अगर आपके ऊपर पैसे का कर्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ज़कात माफ़ होगी है या आप उसमें से माइनस प्लस करके ज़कात निकालें। ज़कात अलग जाएगी और उधार के पैसे अलग जाएंगे। जिसकी डेट पहले आएगी उसको आप पहले क्लियर करेंगे। ठीक हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट आपका जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि गोल्ड सिल्वर और कैश में अगर आपने ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे। यानी अगर कोई शख्स है, खातून है, जिनके पास निसाब से नीचे गोल्ड है, यानी उनके पास 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के बजाय 80 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, लेकिन उनके पास 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, तो अब मेजोरिटी लोग अगर निसाब से नीचे होते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा तो निसाब है ही नहीं तो हमें ज़कात नहीं देनी। लेकिन एक बात आपने याद ये रखनी है कि हम गोल्ड और सिल्वर, यानी अगर किसी के पास 80 ग्राम गोल्ड है और 500 ग्राम सिल्वर है तो वो 80 और 500 को कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का निसाब अलग है और सिल्वर का अलग है। लेकिन अगर किसी के पास 80 ग्राम गोल्ड है और साथ में कैश इतना मौजूद है कि उस कैश से अगर आप गोल्ड खरीदें तो गोल्ड का निसाब पूरा हो जाएगा, तो ऐसी केस में उस खातून ने निसाब क्योंकि पूरा हो जाएगा तो उन दोनों को टोटल मिला के उनकी वैल्यू के ऊपर 2.5% ज़कात देनी है। या अगर उनके पास 595 ग्राम सिल्वर नहीं है और 500 ग्राम सिल्वर है, और 500 ग्राम सिल्वर के साथ उनके पास 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कैश है, और अगर 5 लाख जो सॉरी जो 500 ग्राम सिल्वर है और 1 लाख कैश है, यानी 500 ग्राम सिल्वर की प्राइस और 1 लाख कैश को आप कंबाइन करेंगे तो ये सिल्वर के निसाब से ऊपर चला जाएगा। लिहाजा ये दोनों कंबाइन करके निसाब क्योंकि अचीव कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल प्राइस होगी, उस पर 2.5% आप ज़कात निकालेंगे। तो सिल्वर को आपने गोल्ड के साथ नहीं मिलाना, लेकिन सिल्वर को आपके पास कैश इन हैंड जो है उसके साथ, आपके बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है या घर पे, उसके साथ आप मिला के अगर वो निसाब पूरा करता है सिल्वर का तो आपने ज़कात देनी है। इसी तरह गोल्ड अगर आपके पास निसाब से कम है और साथ में कैश पड़ा हुआ है, जो कैश है उससे आप जब कंबाइन करते हैं, गोल्ड की जो प्राइस है 80 ग्राम गोल्ड की प्राइस आप निकालते हैं और साथ में आप 5 लाख रुपए कैश देखते हैं, तो आपका ये 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की प्राइस से ऊपर चला जाता है, निसाब क्रॉस कर जाएगा, तो उसका 2.5% आप निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि क्योंकि हमारे पास ज्वेलरी 18 कैरेट की भी होती है, 22 कैरेट की भी होती है, 21 कैरेट की भी वैसे पाकिस्तान में आने लग गई है। और पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया था कि 1 कैरेट की भी ज्वेलरी कहीं इंडिया में शायद मिलती है, जो कि मुझे बहुत फनी लगा था। लेकिन बहरहाल ये इस तरह होता है। इसमें मकसद क्या है कि जो 18 कैरेट की ज्वेलरी है वो बेसिकली आपके पास 24 कैरेट जो होता है वो प्योर होता है गोल्ड। और हमने कहा था कि 85 ग्राम्स जो ज़कात है, निसाब है, वो प्योर गोल्ड है, 85 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड। तो 18 कैरेट या 22 कैरेट का मतलब है कि 24 कैरेट मतलब ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ पार्ट कॉपर या कोई और धात या मेटल मिला हुआ है।
इसको प्योरिटी से हटाने के लिए, यानी जो 24 कैरेट है वो प्योर है, जैसे बार है या कॉइन है गोल्ड, वो प्योर है। लेकिन ज्वेलरी यूजुअली, क्योंकि उसको मोल्ड करने के लिए, उसको डिजाइन्स बनाने के लिए इनको थोड़ा सा इसके अंदर कॉपर या कोई और एलिमेंट मिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से गोल्ड सॉफ्ट हो जाता है और मेलेबल हो जाता है। तो लिहाजा 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि इसमें 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड है और 2 पार्ट्स आपका कोई और एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह 18 कैरेट का मतलब ये कि 18 पार्ट्स प्योर गोल्ड है और 18 के बाद पीछे आपके 6 बचे, 6 पार्ट आपका कोई और एलिमेंट है। तो अब इसकी जो आपने प्योर गोल्ड की परसेंटेज है वो किस तरह निकालनी है, देखें कि अगर आपके पास लेट्स अज्यूम कि 90 ग्राम आपके पास जो है वो 18 कैरेट का गोल्ड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 90 ग्राम आपके पास 18 कैरेट का गोल्ड है। तो अब इसके ऊपर ज़कात आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास प्योर गोल्ड कितना है, क्योंकि प्योर गोल्ड का निसाब है 85 ग्राम्स 24 कैरेट गोल्ड। तो आप क्या करेंगे, 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है कि 18 पार्ट्स आपके हैं गोल्ड के आउट ऑफ 24 पार्ट्स, यानी 24 वाला प्योर था, तो 18 डिवाइडेड बाई 24 आप करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वेट है ग्राम्स में आपके पास, यानी 18 डिवाइडेड बाई 24। 18 आपका कैरेट है, चाहे वो 18 कैरेट है, अगर 22 कैरेट है तो यहाँ आप 18 की जगह 22 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 22 लिख देंगे। ठीक है, तो 18 कैरेट अगर है तो 18 हो गया, 22 कैरेट है तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, 21 कैरेट है तो यहाँ पर 21 लिखेंगे, और नीचे उसको डिवाइड करेंगे 24 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वो वेट है जो आपके ग्राम्स में आपके पास घर में जो जेवर है उसका जो भी वेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 67.50, यानी इसका मतलब ये है कि जिसको आप 90 ग्राम समझ रहे थे कि ये मतलब आप तो ये सोच रही थी ना कि मेरे पास जो है वो 90 ग्राम सोना पड़ा हुआ है तो मैं तो ज़कात दूंगी, लेकिन आपको ये नहीं याद कि आपके पास सोना 18 कैरेट पड़ा हुआ है, आपके पास 24 कैरेट नहीं पड़ा हुआ। तो जब आपने उसका ओरिजिनल वेट निकाला कि प्योर गोल्ड मेरे पास कितना है, तो प्योर गोल्ड आपका 67.5 ग्राम निकला। लिहाजा ये 85 ग्राम से नीचे, और अगर आपके पास कैश नहीं है, पैसे नहीं है, तो लिहाजा इस पे ज़कात नहीं होगी। अपेरेंटली ये देखिए, 90 ग्राम देख के 18 कैरेट आपको लग रहा था कि ये निसाब से ऊपर है तो इस पर मुझे ज़कात देनी है, लेकिन वो निसाब से ऊपर नहीं था। जब आपने उसको प्योर गोल्ड उसकी कैलकुलेशन की तो आपके पास बाकी सारा तांबा है उसके अंदर, और ओरिजिनल गोल्ड आपके पास 67.50 ग्राम है। और ये क्योंकि निसाब से नीचे, 85 ग्राम से नीचे है प्योर गोल्ड से, और आपके पास कैश भी नहीं है अगर घर में इसके साथ कंबाइन करने के लिए, लिहाजा इसके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। लास्ट पॉइंट आपका मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। प्लॉट अगर आपने लिया हुआ इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है, अक्सर इस तरह होता है कि प्लॉट्स महंगे होते हैं तो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे, या आपको फाइल पहले मिल जाती है और उसके बाद आप किस्तें भरते रहते हैं उसकी। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसी आप फाइल आपके नाम पे शिफ्ट होती है उसकी, तो और बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइल आप पहले ले लेते हैं और प्लॉट अभी कुरानदाजी में कहीं उसकी लोकेशन आपको पता ही नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो भी आपने फाइल ली है, या अगर आपने प्लॉट भी ले लिया है और उसकी आपने 10 किस्तें थी उसमें से 3 भर दी हैं, तो ये जो आप फाइल आपके नाम पे होती है तो वो आपको ओनरशिप आ गई। अब ये फाइल ही इवन आप आगे बेच सकते हैं। ठीक है, अगर वो प्लॉट की तयन नहीं भी हुआ अभी कुरानदाजी, यानी कहाँ पर बाउंड्री के करीब आना है या नहर के करीब आना है प्लॉट, वो अभी डिटर्मिन नहीं भी हुआ, तो वो जो फाइल है वो इटसेल्फ एन एसेट है। तो जब आपका प्लॉट आपके नाम पे आ गया फौरन, तो अब ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आप आगे अगर किसी को बेचना चाहें तो आप आधी इंस्टॉलमेंट के साथ भी लोगों को बेच सकते हैं आगे। सो लिहाजा जैसे ही आपने एक प्लॉट खरीदा, आपने उसकी किस्तें दी, आपके नाम पे फाइल शिफ्ट होगी, ऑब्वियसली वो पहले ही शिफ्ट हो जाती है जब आप शुरू में किस्त देते हैं। तो जब आपके नाम पे वो फाइल आ गई, प्लॉट आपके नाम पे आ गया, अब आपने बेशक उसकी 3 किस्तें भरी हैं, 4, जैसे ही आपका 1 लूनर ईयर उस परचेज के बाद से आएगा, यानी अगर मैंने आज ये खरीदी और अगले 1 साल बाद, आज की न्यू लूनर डेट की बात हो रही है, आज की ही इस्लामी तारीख के ऊपर मुझे साल पूरा हो जाएगा। अब इस साल जब वो 1 लूनर ईयर पूरा हुआ तो मैं एक स्टेट एजेंट से या 2 स्टेट एजेंट से उस प्लॉट की या उस फाइल की कीमत लगवाऊंगी। लेट्स अज्यूम मैंने वो फाइल या वो प्लॉट जो खरीदा था और वो 1 करोड़ का था, और मैंने उस पे से 25 लाख की किस्तें दे दी। अब इस साल मैंने जो प्रॉपर्टी डीलर है उससे पूछा कि अब मैंने ये इतनी किस्तें दी हुई हैं, तो करंटली मेरे प्लॉट की जो मैंने 4 किस्तें दी हुई हैं करोड़ में से, मैंने 25 लाख की किस्तें दी हैं, लेकिन अगर मैं इसको बेचूं तो ये कितने में बिक जाएगा। तो वो मुझे आगे से कहेगा कि बाजी अगर आप ये बेचती हैं तो ये आराम से आपका जो है ना मार्केट प्राइस इस वक्त जो चल रही है आपके प्लॉट की, ये 40 लाख में निकल जाएगा। तो अब जो ज़कात है, मैं बेचूं ना बेचूं वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन मैं ज़कात 40 लाख पे दूंगी, मैं 25 लाख पे ज़कात नहीं दूंगी। जो मैंने पे किया मैं उस पर ज़कात नहीं दूंगी। मैंने जो उस प्लॉट की करंट वर्थ है, जिस दिन मेरी ड्यू है, यानी जिस टाइम पे मेरी ड्यू है,
उस हफ्ते के अंदर जो उस प्लॉट की करंट प्राइस है, 4 किस्तें पे किए हुए वाले शख्स की जो मार्केट प्राइस चल रही है उस प्लॉट की, या अगर मैंने उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दी है और ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और मैं प्रॉपर्टी एजेंट से पूछूं कि इस प्लॉट के ऊपर अगर ये दो मंजिला ग्रे स्ट्रक्चर इमारत खड़ी है, अब इसकी क्या प्राइस है, तो वो कहेगा कि बाजी ये जो है ना 1.5 करोड़ इसकी प्राइस होगी, क्योंकि अब आपने इसके ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो मैं ज़कात 1.5 करोड़ के ऊपर दूंगी। ठीक है, और इसमें शर्त क्या है कि आपने इस प्लॉट को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपने अपने घर में अपने रहने के लिए वो लिया है प्लॉट और उस पर अपना घर बनवा रहे हैं, फिर तो ज़कात है ही नहीं। ये बात हो रही है कि अगर आपने किस्तों पर प्लॉट लिया है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उसकी जो 1 साल बाद करंट वैल्यू होगी वो आप निकलवाएंगे कि इस हालत में अब उसके ऊपर एक फ्लोर मैंने खड़ा किया हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर, इसकी इस हालत में क्या प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर फिर आप 2.5 करंट प्राइस पे देंगे। अगले साल फिर आप इसी तरह असेस करेंगे, अगले साल उससे इसी तरह असेस करेंगे। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर आप प्राइसेस जो करंट प्राइस होगी उस पर 2.5% देंगे। सो ये आपके 5 सिनेरियोज थे। ये आप, आई होप कि आज की क्लास थोड़ी सी भारी थी, इसको ज़रा आप दोबारा दोबारा सुननी पड़ेगी आपको, और तसल्ली से सुने और दिमाग खोल के सुने, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो बहुत डम क्वेश्चन होते हैं, इस लिहाज से कि आपको बड़ी बेसिक चीज़ें जो मैंने पढ़ाई होती हैं आप वो बेसिक भी भूल के और अजीब पता नहीं क्या खिचड़ी बना रहे होते हैं। तो बार बार रिवाइज करें। और ज़कात का टॉपिक मैंने आपको बताया कि मुश्किल है, इतने आराम से समझ नहीं आता, तो जो चीज़ें हैं उनको याद करें। सिर्फ ये नहीं है कि लेक्चर सुन लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद भूल गए। चीज़ों को याद करें, बार बार करें, और आज वाली लेक्चर को एटलीस्ट 2-3 दफ़ा सुनेंगे आपको तो ये कुछ दिमाग में जाएगा। अगर एक दफ़ा सुन के आप नोट्स बना के भूल जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका पेपर भी है। उसका फॉर्मेट वगैरह मैंने आपको बता दिया है, तो पढ़ाई करें अच्छे से, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हम ज़कातुल फितर स्टार्ट करेंगे। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं, लंबी हो गई है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।